हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रेस किसी बॉडी में क्यों डेवलप होता है, क्योंकि जब किसी बॉडी पे आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हो तो इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपने नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होते हैं। जब वो नॉर्मल पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होते हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी, क्योंकि जो इनका इंटरमोलिकुलर बाउंड्स होता है उसका नेचर इलास्टिक होता है। तो जैसे ही वो अपने नॉर्मल पोजीशन से मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस्ड होते हैं तो उनके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होता है, और ये रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या करता है, ट्राई टू पुल बैक द ऑब्जेक्ट टू द नॉर्मल पोजीशंस। तो इसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हम लोग स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब बात आती है कि टाइप ऑफ स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं। तो देखो, स्ट्रेस डिपेंड करता है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पे आपने कैसे लगाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि उस हिसाब से द वे यू अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन ए बॉडी, द स्ट्रेस डिपेंड्स, स्ट्रेस आर ऑफ टू टाइप्स, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस के केस में क्या होता है कि जो फोर्स, जो डिफॉर्मिंग फोर्स होते हैं, इट इज अप्लाइड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए बॉडी। जैसे कि मान लो नॉर्मल स्ट्रेस कैसा होता है कि जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, मान लो कि मेरे पास एक रॉड है। ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल रॉड है और इस रॉड, ये सिलेंड्रिकल रॉड है। ठीक है, और इस रॉड के इधर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब वी आर ट्राइंग टू पुल दिस रॉड अपार्ट, मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, रॉड का जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड, ये जो रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, यहाँ वाला ये जो एरिया होगा, इस एरिया में क्या होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, स्ट्रेस तो मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो इस एरिया में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप देखो तो इस, अगर सिर्फ इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया को ही आप कंसीडर करो, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर आप उसी को देखो तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में स्ट्रेस किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस इन दिस रॉड। ठीक है, अगर आप इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर करते हो मात्र, तो क्या लोगे, मान लो कि ये है, ये रॉड हो गया। ठीक है, और अब मैंने सिर्फ इस पार्ट को, मैंने सिर्फ इतनी दूरी को, इस पार्ट को कंसीडर किया है। तो इधर आपने क्या कर रखा है, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रखा है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो स्ट्रेस होगा वो किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तो देखो, जो भी स्ट्रेस इधर प्रोड्यूस हो रहा है वो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल स्ट्रेस। सो स्ट्रेस किस पर डिपेंड कर रहा है कि हाउ यू आर अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे शियर या टेंजेंशियल स्ट्रेस के केस में क्या होता है, जैसे सपोज करो कि कोई बुक है, मैं ऐसे मान लो कि ये कोई बुक है, रेक्टेंगुलर दिखा रहा हूँ, और ये बुक आप इमेजिन कर सकते हो, और अगर आप फोर्स ऐसे इधर इस सरफेस पे अप्लाई करते हो ऐसे फोर्स, तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है सो डिफॉर्म करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, ये ऐसे डिफॉर्म करेगा और ये लेंथ ऐसे जाएगा। तो अब इसका ये बॉडी हो गया ये। ठीक है, तो इस केसेस में जो आपने फोर्स अप्लाई किया इधर, ठीक है, तो शियर स्ट्रेस किधर की ओर प्रोड्यूस होगा, इधर की ओर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस, ये जो सरफेस है इसके कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, पैरेलल टू द सरफेस प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू अप्लाई द डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, जैसे इस केसेस में देखो, तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है, और इस केसेस में, मतलब इस केसेस में डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस है, और इसीलिए जो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो स्ट्रेस है वो क्या है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मल है। और अगर आपने पैरेलल टू द सरफेस डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तो जैसे इसका सरफेस एरिया ए था, तो देख लो कि उसमें जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ वो क्या हुआ, पैरेलल टू द सरफेस डेवलप हुआ, और स्ट्रेस है क्या, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। सो type of stress depends on how you apply the deforming forces, and on the basis of how you apply the deforming forces there are two types of stress. First is normal and second is shear. Now further, normal stress is also of two types. First one is called longitudinal stress and second one is called bulk stress. तो देखो, जैसे longitudinal stress क्या था, अभी मैं डिस्कस कर रहा था एक रॉड को लेकर के। जैसे कि एक रॉड था, ठीक है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एक रॉड है, और इस रॉड में तुम मान लो कि इधर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो F,
ठीक है, और या तो इसको फिक्स कर लो या फिर इधर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो F। तो इस रॉड में क्या होगा, तुम्हारे फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल खींचेंगे तो ये एक पर्टिकुलर लेंथ डिफॉर्म होगा, ठीक है। तो जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, मान लो कि अभी ओरिजिनल लेंथ कितना है इसका, मैंने माना कि इसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस फोर्स के लगने के बाद जो इसका इसमें एक डेलर लेंथ का डिफॉर्मेशन हुआ, इस फोर्स के लगने के बाद इसमें क्या हुआ, तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, ये डेलर लेंथ इसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये जो डेलर लेंथ इंक्रीज हो गया, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है कि डिफॉर्मेशन तो हुआ, और स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो जैसे देखो ये मान लो कि मैं कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ये लेता हूँ, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ फोर्स अप्लाई F कर रहा हूं, तो सिर्फ इतना क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करूं तो डिफॉर्मिंग फोर्स इधर होगा, ठीक है। मैं बहुत सारा डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों दिखा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही तो है। तो क्या होगा कि ये इसी बहुत सारे फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को ही तो हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। क्या स्ट्रेस इज व्हाट, स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये तो रिस्टोरिंग फोर्स ही है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और बॉडी को अपने नॉर्मल कंडीशंस में खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेस यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो रहा है। जैसे कि गिटार है, गिटार का जो स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट होता है, एंड व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, ठीक है, तो उसमें से साउंड जनरेट होता है, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दैट यू प्रोड्यूस थ्रू द फिंगर। सिमिलरली बल्क स्ट्रेस में क्या होता है, अगर मैं उसको ब्रीफली डिफाइन करूं बल्क स्ट्रेस को, तो क्या है कि यहां भी जो तुमको रिस्टोरिंग फोर्सेस है वो नॉर्मल टू द सरफेस लगता है, और डिफॉर्मिंग फोर्सेस भी तुम नॉर्मल टू द सरफेस अप्लाई करो। जैसे यहाँ क्या कर रहे थे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के में जो डिफॉर्मिंग फोर्स F अप्लाई कर रहे थे वो क्या था, नॉर्मल टू द सरफेस था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस में भी जो डिफॉर्मिंग फोर्स होते हैं वो नॉर्मल टू द सरफेस अप्लाई होते हैं। फर्क इतना होता है उसमें कि जैसे मान लो, ये इसमें एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे कोई बंदा है, ठीक है, और ये पानी में अंदर बहुत हाई मतलब लो डेप्थ में वो तैर रहा है, बहुत नीचे है पानी के अंदर। तो इसके पूरे बॉडी पे वाटर क्या कर रहा होगा, इस पे फोर्स लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है। इसके पूरे बॉडी पे यूनिफॉर्म प्रेशर जो है लग रहा होगा। यूनिफॉर्म में कह रहा हूं कि मैं ये मान रहा हूं कि इस हाइट के बीच में प्रेशर डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसके पूरे बॉडी के ऊपर एक यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा होगा। ये जो फोर्स है वो एक्चुअली में क्या, ये डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, और इसका बॉडी जो है वो अपने अंदर जो है सो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा होगा इस प्रेशर को मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्सेस इसका बॉडी क्रिएट मतलब डेवलप कर रहा होगा वो कैसा होगा, ठीक सरफेस के नॉर्मल लग रहा होगा। तो इस केसेस में भी देखो तो डिफॉर्मिंग फोर्स नॉर्मल ही लग रहा है और रिस्टोरिंग फोर्स भी नॉर्मल ही लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, थ्रू आउट द बॉडी लग रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं बल्क स्ट्रेस को लेकर के, ब्रीफली अगर इंट्रोड्यूस करूं मैं आपको। जैसे मान लो कि एक मतलब वाटर फिल्डेड मेरे पास यूटेंसिल है और इसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें अगर हम मान लीजिए कि एक स्टोन को ले जाकर रख देते हैं, आई हैव टेकन ए स्टोन, और इस स्टोन को इसमें डाल दिया, ठीक है। तो इस स्टोन पे क्या होगा कि वाटर का जो प्रेशर है ना वो इसके हर पॉइंट पे लगेगा, ठीक है। वाटर प्रेशर्स विल बी अप्लाइड टू ऑल द पॉइंट ऑफ द बॉडी, यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि जो इस ऑब्जेक्ट का साइज है ना, उस साइज की वजह से वाटर प्रेशर्स जो है, ये जैसे मान लो कि इतना डायमेंशन हो गया, ये हाइट हो गया ऑब्जेक्ट का, तो अगर मैं मान रहा हूं कि इस हाइट के बीच में प्रेशर डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बॉडी पे यूनिफॉर्म प्रेशर जो है सो चारों तरफ से लगेगा। ये जो प्रेशर वाटर इस पे अप्लाई कर रहा है वो क्या लगेगा, नॉर्मली लग रहा है। ये सारे फोर्सेस क्या है, इसके सरफेस के नॉर्मल लग रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाइड ऑन दिस बॉडी। तो ये क्या होगा, इसका साइज जो है सो छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होने का क्या मतलब है, ये जो साइज था उस अपने साइज से छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे बॉडी सारे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे यूनिफॉर्म फोर्सेस उसको अंदर की ओर कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये छोटा हो जाएगा, और छोटा कब तक होता रहेगा, जब तक कि इसका रिस्टोरिंग फोर्स, इसके अंदर जो डेवलप होने वाला रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, जब तक इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है जो इस आउटसाइड फोर्स को अपोज कर रहा है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जब तक आउटसाइड फोर्स को बराबर नहीं कर लेते हैं तब तक ये छोटा होता रहेगा। तो ये जो चीज है, इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है वो पूरे सरफेस के थ्रू आउट द सरफेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बल्क।
बल्क स्ट्रेस इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है इट इज डेवलप्ड थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या हो रहा है कि ये भी एक नॉर्मल स्ट्रेस क्यों कहलाया है, क्योंकि इसमें भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है ये क्या हो रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस हो रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स भी नॉर्मल लग रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो ये रहा मेरा मतलब नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होते हैं, एक बल्क स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। बल्क कहने का क्या मतलब है कि वो थ्रू आउट द बॉडी, डिफॉर्मिंग फोर्स भी थ्रू आउट द बॉडी लग रहा है। और आपको पता है कि अगर किसी बॉडी पे इस पेन पे अगर थ्रू आउट द बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, इसके सारे डायमेंशंस यूनिफॉर्मली चेंज होंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका वॉल्यूम चेंज होगा जो है सो। और लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन में स्ट्रेस में क्या होगा, केवल एक डायमेंशन इसका लेंथ चेंज हो रहा है या कहीं इसका ब्रेथ चेंज होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बारे में कि इट अकर्स ओनली इन सॉलिड। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस केवल सॉलिड में होता है एंड कम्स इनटू अ पिक्चर व्हेन वन ऑफ द थ्री डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज मच ग्रेटर देन द अदर टूज, ठीक है। तो ये केवल सॉलिड में होता है और तब पिक्चर में आता है, ठीक है, जब लेंथ, ब्रेथ या हाइट इन तीनों डायमेंशंस में से क्या होता है कि मतलब वन ऑफ द थ्री डायमेंशंस इज ग्रेटर देन द अदर टू, ठीक है। दूसरे डायमेंशन से बाकी दो डायमेंशन से अगर एक डायमेंशन बड़ा होता है तो ये दिखने में पिक्चर में आता है, ठीक है। जैसे कि रॉड के केस में हम देख रहे थे कि रॉड का क्या देख रहे थे, रॉड का जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस देख रहे थे इसका लेंथ क्या था, इसका लेंथ इज ग्रेटर देन, इसका जो ये लेंथ है, ये लेंथ डायमेंशन क्या है, तो इसके ब्रेथ और हाइट से क्या है, ज्यादा है। उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड, ठीक है, पैरेलल टू द लेंथ एंड कसेस द इंक्रीज इन लेंथ। यहाँ क्या हो रहा था, इस ऑब्जेक्ट के लेंथ के पैरेलल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये लेंथ है ऑब्जेक्ट का तो इसके पैरेलल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का एक प्रॉपर्टी ये हुआ। एरिया टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रेस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखो स्ट्रेस एक्चुअली में आपको तो मैंने बताया हुआ है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो होता है तुमको रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ना होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस केस में देखो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब आप लोगे तो क्या लिखोगे कि एरिया टेकन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कौन सा, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस विल बी टेकन एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। इसी क्रॉस सेक्शंस में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू द इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, ऑफ द बॉडी अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। तो देखो यहाँ क्या हो रहा था कि फोर्स में ऐसे अप्लाई कर रहा था, एफ इधर और एफ इधर, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, इसका लेंथ इंक्रीज कर रहा था और लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ वो टेंसाइल स्ट्रेस हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, इट इज द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी। क्या हो रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन लेंथ। अगर इंक्रीज इन लेंथ, अगर पेन को मैं ऐसे टेंशन फोर्स लगाऊं इसका लेंथ इंक्रीज होगा तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जब डिफॉर्म हो रहा है तो उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है। और वही अगर हम इसको अपोजिट इधर की ओर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो उसका लेंथ डिक्रीज होगा और तब इस बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है सो, ठीक है। यहाँ आप टेंसाइल स्ट्रेस के एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ देखो तो ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग क्या हो रहा है, मान लो कि किसी मास से अटैच्ड है तो ये मास पे क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ नीचे जो है mg नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। तो इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रिंग पे लग रहा है ना, इसकी वजह से इसमें इस स्ट्रिंग में क्या होगा, तो एक मतलब स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये फोर्स इधर mg जो है ये फोर्स स्ट्रिंग को खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसका यहाँ छोटा होगा, मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा एंड दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेस। ये जैसे कि एक देख रहे हैं ये रॉड है और इस रॉड का एक एंड क्या हो रहा है, तो वॉल के साथ जो है सो अटैच्ड कर दिया गया, दिस इज अ वॉल एंड वन एंड इज अटैच्ड टू द वॉल। और अदर एंड आप देख रहे हैं क्या चीज, उस पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एफ क्या है, एफ इज द डिफॉर्मिंग फोर्स वी आर अप्लाइंग, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, अलोंग लेंथ ही लग रहा है, ये लेंथ है, लेंथ के अलोंग ही लग रहा है। इस फोर्स की वजह से डेलर लेंथ वो स्ट्रेच हो जाता है। तो यहाँ जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में प्रोड्यूस होगा स्ट्रेस।
ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। मतलब स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेंथ जो होगा वो क्या कहलाता है, टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। इसमें टेंशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एक दूसरा केस पहले इसी को देख लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेस को, कि वी हैव एन ऑब्जेक्ट, इनिशियल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लो कुछ ऐसा है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट विच इज वेयर नो फोर्सेस इज अप्लाइड, इस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखोगे, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यहाँ पे एरिया ए मेंशन्ड है, ठीक है। सो हमने ये भी कहा कि वी डिफाइन टेंसाइल स्ट्रेस, इस केस में चूंकि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स जो है वो इधर लगा रहे हैं ताकि इसका लेंथ इंक्रीज हो, मतलब वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द टेंसाइल स्ट्रेस। तो वी डिफाइन द टेंसाइल स्ट्रेस एट द क्रॉस सेक्शन एज द रेशियो ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो जो ये फोर्स जो है वो क्या हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस हम किस क्रॉस सेक्शन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन के लिए डिफाइन कर रहे हैं। और इस पे फोर्स क्या लग रहा है, एफ परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसके ठीक क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो वी डिफाइन द टेंसाइल स्ट्रेस एट द क्रॉस सेक्शन एज द रेशियो ऑफ द फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज द स्ट्रेस। और यहाँ इसको टेंसाइल क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हो जब फोर्स लगा, ये जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट डेल एल लेंथ जो है, ये जो लेंथ है, ये डेल एल लेंथ जो है वो ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो अंडर टेंशन द ऑब्जेक्ट इन द फिगर स्ट्रेचेस बाय ए लेंथ ऑफ, देखो पहले लेंथ था एल नोट था, और अब लेंथ क्या हो गया, एल इज इक्वल टू क्या हो गया, अब लेंथ हो गया एल प्लस यहाँ पे एल नोट हो गया, एल नोट प्लस डेल एल हो गया, क्या हो गया, एल नोट प्लस डेल ऑफ एल। ये अगर डेल ऑफ एल है और ये एल नोट है तो अभी लेंथ हो गया एल प्लस डेल नोट एल। सो अंडर द टेंशन द ऑब्जेक्ट इन द फिगर स्ट्रेचेस बाय द लेंथ ऑफ एल नोट प्लस डेल एल। ये जो इलोंगेशन हुआ, ये चीज आप याद रखेंगे, ये केवल ऐसा नहीं हुआ कि एक साइड हुआ है, ठीक है। मतलब द इलोंगेशंस डेल एल, ठीक है, क्या हो रहा है कि द इलोंगेशंस डेल एल डज नॉट अकर ओनली एट द एंड। ये जो इलोंगेशंस हुआ है वो एंड पे ही नहीं हुआ है, मतलब कि बाकी सब पार्ट इंटैक्ट रह गया और केवल एंड जो है सो उसका पतला होता चला गया, ऐसा नहीं है। द इलोंगेशन डेल एल डज नॉट अकर एट ओनली एट द एंड, एवरी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्ट्रेचेज इन द सेम प्रोपोर्शन। पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट का पार्ट है ना वो सेम प्रोपोर्शन में स्ट्रेच हुआ है। तो ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि ये जो आपका ये जो है, ये जो हाइट देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का, वो अगर स्ट्रेच होगा तो ये घटेगा, और इसको हम लोग पॉइसन्स रेशियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो अभी मतलब डिक्रीमेंट है वो बहुत नेग्लिजिबल है, तो अभी इसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा कि पॉइसन्स रेशियोज क्या है, बट ये समझ जाएं आप कि ये जो इलोंगेशंस हो रहा है तो ये एवरी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्ट्रेच हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ये मान लें कि ये फोर्स लगा है तो केवल एंड ही इसका स्ट्रेच हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो द टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन, अब देखो क्या स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज द मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशंस, ठीक है। तो द टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ। इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या बोला, फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ। तो लेंथ कितना चेंज हुआ, डेल एल लेंथ चेंज हुआ है, आपके फोर्स लगने की वजह से ये कितना एलोंगेट हुआ, डेल एल लेंथ एलोंगेट हुआ, डेल एल बाय ओरिजिनल लेंथ एल नॉट। दिस इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन एंड टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपको पता है कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, मान लो कि मैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूं, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो आपका स्ट्रेस, इसमें जो स्ट्रेस पैदा होगा ये क्या होगा, जब आप इसको इलोंगेट करोगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जो एक्सटर्नल फोर्स जो है एफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स ही एफ रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में, उसकी वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जा रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल एफ परपेंडिकुलर बाय ए। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि क्यों ये टेंसाइल स्ट्रेस आपके एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जा रहा है। ये इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशंस में क्या हो रहा है कि जो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स इधर की ओर डेवलप होंगे, जो इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उनका पूरा मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, तो जो बाहर जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसके बराबर हो जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो इक्विलिब्रियम स्टेट्स में है, इसीलिए हम कहते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो अप्लाइडेड एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया के बराबर हो गया, ठीक है। बट एक्चुअली स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट्स व्हाई हियर हुआ क्या, ये होना चाहिए था एफ आर बाई ए, ठीक है, स्ट्रेस होना चाहिए था रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और चूंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अप्लाइडेड फोर्स के बराबर हो जा रहा है, दैट्स व्हाई यू आर राइटिंग हियर एफ परपेंडिकुलर बाय ए, ठीक है। नाउ हियर वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस
कॉल्ड द कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यहाँ क्या होता है कि द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द बॉडी अंडर ए डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या हो रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ प्रोड्यूस होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में, वो क्या होता है, तो बॉडी के लेंथ में डिक्रीज होने की वजह से होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एक सिलेंडर है जिसका लेंथ यहाँ L दिख रहा है, ठीक है, दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है, दिस इज अ सिलेंडर, इसका लेंथ L है, और आपने ऊपर से क्या किया, एक हैवी वेट डाला है जो इस पर क्या कर रहा है, तो F डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और नीचे में तो ये सरफेस है, तो ऑब्वियसली ये इधर से इसको जो है सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, सिलेंडर कंप्रेस होगा, मतलब इसका लेंथ जो होगा वो डिक्रीज करेगा। जैसे कि ये डेलर लेंथ डिक्रीज कर गया, तो फोर्स यहाँ क्या हो रहा था, तो नॉर्मली अप्लाई हो रहा था, और इस फोर्स के रेफरेंस में जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है सिलेंडर में, क्या हुआ, डेलर हाइट जो लेंथ इसका डिक्रीज हो गया, पहले लेंथ यहाँ था, इतना लेंथ जो है हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, ठीक नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस डायरेक्शन में जो है सो सिलेंडर रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा ताकि वो ओरिजिनल शेप को रिगेन कर सके। तो ये जो स्ट्रेस है, रिस्टोरिंग मतलब स्ट्रेस क्या हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो स्ट्रेस हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। उस पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो फोर्स लग रहा है, मान लो कि F लग रहा है, FR रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, इस पूरे क्रॉस सेक्शनल, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, इसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं वो FR रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में क्या होता है कि जो FR रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स F के बराबर हो जाता है, एंड दैट्स वाई जो स्ट्रेस हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो F बाई जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो F बाई A हम स्ट्रेस डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड द कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है। तो एक्चुअली में कंप्रेसिव स्ट्रेस को अगर देखना डिफाइन किया जाए तो सपोज करो कि एक रेक्टेंगुलर मेटल बार है जो इनिशियल स्टेट में है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यहाँ पे A मेंशन है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, तो इसमें इस साइड से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक फोर्स इस साइड से अप्लाई कर रहे हैं, और ये फोर्सेस क्या हैं, इस सरफेस के, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके नॉर्मल अप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट एज ए F परपेंडिकुलर फोर्स, दिस इज अ नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन फोर्स है। अगर सरफेस से किसी एंगल पे लगेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा और वो शियर स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो यहाँ मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल टू दिस क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देख रहे हैं इसके नॉर्मल जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स की, दोनों फोर्स की वजह से जो उसका ओरिजिनल लेंथ एनलोड था, अब उसका ओरिजिनल लेंथ जो है सो घट गया है, डेलर लेंथ, डेलर अमाउंट से क्या हुआ, तो इस रेक्टेंगुलर बार का जो लेंथ है वो क्या हुआ, डेलर अमाउंट से, पहले लेंथ क्या था, यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, जब आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये अब इसका ये लेंथ यहाँ आ गया, मतलब अल्टीमेटली जो है ये डेलर लेंथ जो है, ये रेक्टेंगुलर बार कंप्रेस हो गया। तो ये जो डेलर लेंथ कंप्रेस हुआ ना, तो इसमें देखो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, ठीक है। इस अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट में जो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप हुआ होगा, दिस विल बी इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल, ये F परपेंडिकुलर, एंड दैट्स व्हाई द कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगा वो F परपेंडिकुलर बाय A से डिफाइंड होगा, ठीक है। और जो स्ट्रेन जो होता है, व्हाट इज स्ट्रेन, बेसिकली क्या है कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन यहाँ पे हो गया कि स्ट्रेन क्या है कि यहाँ पे डेल एल बाई एल, कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कि आप टेंसाइल मतलब टेंसाइल स्ट्रेन डिफाइन करते हो, वैसे ही कंप्रेसिव स्ट्रेन्स आर डिफाइंड इन द सेम वे एज द टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एक्सेप्ट डेल एल नाउ डिनोट्स द डिस्टेंस दैट द ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड। तो देखो कंप्रेसिव स्ट्रेस में यहाँ पे जो डेल एल है वो क्या बताता है, डेल एल क्या है कि द लेंथ, कंप्रेशन कितना हो गया, डिस्टेंस दैट द ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड, ऑब्जेक्ट कितना छोटा हो गया, क्या बताता है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस दैट द ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कितना छोटा हो गया ये बताता है। और इसमें टेंसाइल स्ट्रेस के केस में क्या था, डेल बताता था इलोंगेशन के केस में, इन केसेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस क्या था, जब आप टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते थे, जब लेंथ बड़ा हो रहा था तो ये क्या बताता था, इलोंगेशन को बताता था, ठीक है, इलोंगेशन को बताता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को डेल डिफाइन करता है। तो ये कंप्रेसिव। अब देखिए हम लोगों ने तो ये पढ़ लिया कि जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वजह से जब बॉडी का लेंथ इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो जो है सो टेंसाइल स्ट्रेस है, और जब बॉडी का लेंथ घटता है तो हम कहते हैं कि वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। बट बहुत सारा सिचुएशंस ऐसा होता है जहां ये टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है, ये है फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल बीम सपोर्टेड एट ईच एंड्स
ठीक है। एक क्या है, हॉरिजॉन्टल बीम है, ये कैसा होगा, एक मतलब रेक्टेंगुलर होगा जो इस दोनों बीम पे ऐसे सपोर्टेड होगा। ये कैसा होगा बीम, ठीक, ऐसा बीम होगा। तो सॉरी, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल बीम, मतलब मैं ऐसा बनाता हूँ, ये जैसे मान लो ये दो एंड है और इस पे एक हॉरिजॉन्टल बीम जो है सपोर्टेड है, ठीक है, ऐसा होगा। तो हॉरिजॉन्टल बीम सपोर्टेड एट ईच एंड सैग अंडर इट्स ओन वेट। जब ये अपने वेट, क्योंकि इसका वेट नीचे लगेगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे सैग मतलब नीचे की ओर जो है लिपटा चला जाएगा, जिसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो अभी दिखाया जा रहा है, इट्स बीम दैट इज सैग्स अंडर इट्स ओन वेट, अपने वजन की वजह से ही ऐसे वो लिप गया। तो इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो जो टॉप ऑफ द बीम है, ये जो पोर्शन है बीम का, ठीक है, इसका ये क्या, इसका लेंथ घटा है सैगिंग की वजह से। इन दो पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है कि इसका जो लेंथ है वो घटा है, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट द टॉप ऑफ द बीम इज अंडर कंप्रेशन। और ये देखो कि जो बॉटम ऑफ द बीम है, इसका लेंथ सैगिंग की वजह से क्या होगा, बढ़ा है, एंड दैट्स व्हाई बॉटम ऑफ द बीम इज अंडर द टेंशन। लेंथ बढ़ा तो वो टेंशन में आ गया। और बीच में जो सेंटर लाइन है बीम का, ठीक है, ये जो सेंटर लाइन है बीम का, ठीक है, तो क्या है, बीम सेंटर लाइन इज अंडर नाइदर टेंशन नॉर कंप्रेशन। तो कहने का मतलब एक ऐसा प्रैक्टिकल सिचुएशन जहां कंप्रेशन और टेंशन किसी ऑब्जेक्ट में साथ साथ लग रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कंप्रेशन में भी है और टेंशन में भी है। तो ऐसे जो सिचुएशंस के एनालिसिस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो स्ट्रक्चरल डिजाइन में सिविल इंजीनियर्स के लोग जो है इसको करते हैं। तो उस केसेस में देखो, हमने आपको बताया ना कि जो स्ट्रेस होता है, पर्टिकुलरली व्हाट इज स्ट्रेस, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया FR/A। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम स्ट्रेस को कम से कम रखें, एंड दैट्स व्हाई वी विल बी ट्राइंग टू इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया A एट द टॉप एंड द बॉटम। तभी तो हम लोग स्ट्रेस को, इस बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको कम से कम रख पाएंगे। तो इसी का सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग माइंड ने निकाला कि जो टॉप और बॉटम पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, टॉप और बॉटम पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो रहा है, उसका उस एरिया को बढ़ा दिया गया। क्या है, द टॉप एंड द बॉटम पॉइंट ऑफ ए आई बीम आर ब्रॉड टू मिनिमाइज द कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस। क्या किया गया, टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट पे देखो तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्या किया गया, उसको ज्यादा कर दिया गया है ताकि कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस को मिनिमाइज किया जा सके। और द बीम कैन बी नैरो नियर द सेंटर लाइन व्हिच इज अंडर नाइदर कंप्रेशन नॉर टेंशन। लेकिन सेंटर पे उसको नैरो रखा गया, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में सेंटर लाइन पे तो कोई कंप्रेशन या टेंशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो टू मिनिमाइज द स्ट्रेस एंड हेंस द बेंडिंग स्ट्रेन, टॉप एंड बॉटम ऑफ द बीम्स आर गिवन ए लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए ही क्रॉस सेक्शनल एरिया टॉप और बॉटम सिचुएशंस पे लार्ज कर दिया जाता है। देयर इज नाइदर कंप्रेशन नॉर टेंशन अलोंग द सेंटर लाइन ऑफ द बीम। इस बात तो मैंने बता दिया कि सेंटर लाइन जो है, बीम के सेंटर लाइन के अलोंग कोई टेंशन या कंप्रेशन हो नहीं रहा है। ठीक है, सो दिस पार्ट कैन हैव ए स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिस कीप्स द वेट ऑफ द बीम मिनिमम। क्योंकि ऐसे करने की वजह से जो बीम का वेट होगा, जो वजन होगा वो मिनिमम होगा, तो जो सैगिंग हो रही थी अपने वेट के इन्फ्लुएंस में वो थोड़ा कम होगी जो है सो। ठीक है, तो द रिजल्ट इज आई बीम ऑफ फैमिलियर शेप यूज इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो जो कॉन्फ़िगरेशन बना वो क्या बना, आई बीम बना। तो आप जब भी इस तरह का बीम कहीं देखो तो यू शुड रियलाइज की जो टॉप और बॉटम पोजीशंस पे जो आपने इस तरह का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया हुआ, उसके पर्पस क्या है कि आप कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं। तो ये तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस था जो है, इसका आई होप कि आपको समझ में आया होगा।